हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे वीयू के परिंदे। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लेक्चर नंबर 2 CS 403 मिड टर्म डेटाबेस एंड मैनेजमेंट सिस्टम ओवरव्यू आप खुद देखिएगा। डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन। अब जो डाटा और इसमें इंफॉर्मेशन में उसने बोला फर्क क्या है। हमने बोला था कि कोई भी जो इंफॉर्मेशन होती है अबाउट एनीथिंग इज नाउन एज डाटा, ठीक है। लेकिन इंफॉर्मेशन और डाटा में उसने यहाँ पे एक डिफरेंस रखा है और वो बहुत खूबसूरत डिफरेंट है। वो कहता है कि डाटा इटसेल्फ इज अ डाटा और इंफॉर्मेशन जो होती है वो कोई अलग चीज है। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम इस चीज को पढ़ने से पहले ये देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास मलिक शरीफ साहब हैं। उसकी जो एज है वो 23 है, सैलरी है। ये बेसिकली एज जो है उसकी यानी कि जो 23 है, यहाँ पे जो डिजिट 23 ये एक डाटा है, 55 डाटा है। मलिक शरीफ जो है एक डाटा है, ठीक है। यहाँ पे मलिक शरीफ की जो एज 23 है और सैलरी 55 है, ये सारा कुछ डाटा है। अब हमें जब तक हमें इसका बाकायदा तौर पे पता नहीं चलेगा कि 23 क्या है और 55 क्या है, तब तक हमें ये नहीं पता चलता कि इसकी एज है या मतलब इसका क्या सीन है। तो इसको जब हम लेबल लगा देते हैं कि मलिक शरीफ जो है एक एम्प्लॉय का नेम है, ठीक है। अब ये जो 23 है ये इसकी एज है और ये जो 55 इसकी सैलरी। जब हमने ऊपर लेबल लगा दिया, उसने बोला कि लेबल लगा दिया जब, तो फिर हमें पता चलता है कि मलिक शरीफ एक मुलाजम है और उसकी एज 23 है और इसकी सैलरी इतनी है। तो अब ये बाकायदा एक इन्फॉर्मेशन बन जाती है शरीफ साहब के ऊपर। अब इसको आप इन्फॉर्मेशन कहते हैं अकेले या विदाउट एनी लेबल, जिससे हमें ये वाज़ह नहीं पता नहीं चल रहा, उसका कोई मतलब नहीं जाहिर हो रहा, तब तक तो ये डाटा है। लेकिन जब उसका मतलब वाज़ह हो और पता चले कि ये कोई इन्फॉर्मेशन है, तो फिर ये बाकायदा तौर पे हमें एक इन्फॉर्मेशन बन जाती है। जैसे कि कंपनी जो है वो सुपर सॉफ्ट है, डिपार्टमेंट जो उसका है वो सेल का मतलब है कि जहाँ पे सेल्स की जाती हैं। तो ये डिपार्टमेंट है, ये एक सुपर स्टोर है यानी कि सुपर सॉफ्ट है। यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम है, ये उसकी एज है, यानी कि यहाँ पे भट्ट साहब है, एम ए भट्ट साहब है, उसकी ये जो एज है। तो जब उसको ऊपर ये लेबल लगा दिए जाते, कंप्लीट कर दिया जाता है, तो फिर ये इन्फॉर्मेशन है। जब तक ये कंप्लीट नहीं होते, हम सिर्फ 24 पढ़े हैं तो ये एक डाटा है, 55 डाटा है, ये सारी चीजें डाटा है। तो इसलिए यहाँ पे उसने पूछा था कि डिफरेंस क्या है डाटा में और इन्फॉर्मेशन में। यहाँ पे वो डाटा इज द कलेक्शन ऑफ द रॉ फैक्ट्स फ्रॉम एनी स्पेसिफिक एनवायरनमेंट ऑफ फॉर द स्पेसिफिक पर्पज। डाटा इन इटसेल्फ डज नॉट शो एनीथिंग। जो कि डाटा है इटसेल्फ डज नॉट शो एनीथिंग, ये अपने आप में कुछ जाहिर नहीं करता, कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। तो कहता है कि वन वी हैव प्रोसेस डाटा यूजिंग डिफरेंट मेथड, हमने मुख्तलिफ डाटा मेथड को इस्तेमाल किया और इसको फिर एक मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो इट इज नाउन एज इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये एक इंफॉर्मेशन बन गई। डेफिनेशन भी उसने साथ में क्लियर कर दी और साथ में हमारी बात भी क्लियर। उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे उसने बोला कुछ विदाउट टाइटल्स और लेबल। जो बात मैंने आपको बताई है उसके मतलब उसने यहाँ पे लिखा है कि जब तक हमने उसके लेबल वगैरह नहीं लगाए, टाइटल नहीं लगाए, यानी कि विद द डाटा एम्प्लॉय नेम एज सैलरी, देन इट इज नॉट मच यूजफुल। ये पहले फिर कारआमद नहीं था, यूजफुल नहीं था। आफ्टर अटैचिंग दीज लेबल, हमने जब ये लेबल लगा दिए, हम इसको मीनिंगफुल बना दिया, फर्दर इंक्रीज कर दिया, एसोसिएट लेबल कर दिया लाइक कंपनी नेम डिपार्टमेंट, तो फिर ये एक इन्फॉर्मेशन बन गई। ये एक उसने एक एग्जाम्पल दिया आपको समझाने के। उसके बाद वो कहता है वंस वी हैव क्लियर आइडिया ऑफ द डाटा एंड इंफॉर्मेशन, जब हमें इंफॉर्मेशन और आइडिया का पता चल गया, वी प्रोसीड विद अनदर टर्म नाउन एज स्कीमा। डाटा और इंफॉर्मेशन में फर्क के बाद हमें स्कीमा की बात वो कहता है करनी चाहिए, जो कि स्कीमा है। स्कीमा बेसिकली क्या है? बेसिकली ये एक जगह है, ये एक प्लेस है, ठीक है। स्कीमा इज द रिपोजिशनरी और स्ट्रक्चर टू एक्सप्रेस द फॉर्मेट, यानी कि एक ऐसी पोजीशन है, ठीक है, एक ऐसी प्लेस है जहां पे हम डाटा की स्ट्रक्चर को एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि उसको हम वहां पे पुट कर सकते हैं। एंड एन अदर डिफरेंट इंफॉर्मेशन अबाउट डाटा एंड डाटाबेस, और जो हमारे पास डाटा है या डाटा से मतलब जो इंफॉर्मेशन है या डाटाबेस के मतलब जो मामलात हैं, जिस जगह पे जिस पोजीशन पे, यानी कि उसको रीपोजिशन समझो कर सकते हैं हम डाटा को, उसकी स्ट्रक्चर को, इस जगह को हम स्कीमा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद डेटाबेस।
डेटाबेस इज द सेल्फ डिस्क्राइबिंग द कलेक्शन ऑफ द इंटर रिलेटेड रिकॉर्ड्स। एक ये डेफिनेशन है प्रॉपर उसने बताई है कि डेटाबेस इज अ सेल्फ डिस्क्राइबिंग यानी कि नीचे उसने ये लाइन आपके लिए खुद उसने लिखी भी हुई है, यानी कि वो प्लेस होती है जहां पे डाटा स्टोर किया जाता है। कलेक्शन ऑफ द इंटर रिलेटेड रिकॉर्ड, जो चीजें आपस में रिलेट करती हैं, एक सेम डाटा या रिलेटेड चीजें होती हैं। मसलन कि फर्ज कर लो कंप्यूटर है तो कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें जिस जगह में रखी जाएंगी उसको स्कीमा या आप समझ लें कि उसको डेटाबेस सेल्फ डिस्क्राइबिंग कहा जाता है। ठीक है, कहता है कि फॉर्मेट, ये वो फॉर्मेट होता है एक्चुअल प्लेस वेयर दीज डेफिनेशन, असल में वो कहता है कि ये एक प्लेस होती है जहां पे इन चीजों को हम मुख्तस करते हैं या इनको हम वहां पे पुट करते हैं। ये एक डिस्क्रिप्शन फॉर्मेट होता है। ठीक है, उसके बाद डेटाबेस की ना कुछ एप्लीकेशंस हैं उसने, मैं इनको पॉइंट्स को तरह मतलब अलग से हाईलाइट कर देता हूँ, थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आपको पॉइंट्स क्लियर हो। डेटाबेस एप्लीकेशन जो हैं उनमें वो कहता है डेटाबेस एप्लीकेशन इज द प्रोग्राम और द ग्रुप ऑफ द प्रोग्राम्स, यानी कि ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है, ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जो डाटा को डेटाबेस में स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको क्या मिसाल दूं, मिसाल के तौर पे मेरे हाथ में एक, क्या समझ लें, एक प्लास है बिजली वाला। ठीक है, उस प्लास को इस्तेमाल करते हुए मैं एक चीज को उठा के एक उसमें रख देता हूँ, एक बॉक्स में रख देता हूँ, तो वो जो मेरा प्लास है, वो जो मैंने टूल इस्तेमाल किया है, इसी तरह से प्रोग्रामिंग या एप्लीकेशन जिसको इस्तेमाल करते हुए हम डाटा को डेटाबेस में स्टोर करते हैं, इसी को डेटाबेस प्रोग्राम या डेटाबेस एप्लीकेशन कहते हैं, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी इसी को ही कहते हैं। ठीक है, इसलिए उसने आगे इसको मेंशन किया हुआ है। उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का तो आपको पता होगा, मैंने लेक्चर नंबर 1 में बताया है कि आपके पास जो एक डेटाबेस होता है ना, डेटाबेस वो जो कमरा होता है जिसमें डाटा रखा, उसको मैनेज करने वाला जो पर्सन होता है उसको मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको सिस्टम समझ जाता है। इसी तरह कंप्यूटर की फील्ड में जो सिस्टम डाटा को मैनेज करता है उसको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, उसके बाद ये आपको बात समझ में आएगी। Database management system is the software or the collection of the small program to perform the search and operation on the data and manage the data। मतलब ये है कि जो बात मैंने बता दी है कि ऐसा सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर की कलेक्शन या प्रोग्राम्स की कलेक्शन जो कि सर्टेन ऑपरेशन, एक खास काम करते हैं ऑन डाटा एंड मैनेज द डाटा, और डाटा को मैनेज करते हैं, इसको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। टू बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म बाय डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसको आगे हम डीबीएमएस ही पढ़ेंगे। इसके दो ऑपरेशन हैं जो ये काम करता है। इसमें एक है मैनेजमेंट ऑफ द डाटा इन द डेटाबेस, एक जो कि हमारा डेटाबेस के अंदर डाटा को मैनेज करने वाला प्रोसेस होता है, एक ये होता है, और दूसरा जो होता है यूजर एसोसिएटेड विद द डेटाबेस, यानी कि मिसाल के तौर पे एक डेटाबेस है, फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं, हम कोई सर्च करते हैं यहाँ पे माय फेवरेट रिनाल्डो, ठीक है, मैंने सर्च की रिनाल्डो की, मैं हूँ एक यूजर, तो ये डेटाबेस के अंदर जो चीजें उसने जमा की हुई हैं उसने मुझे रिलेटेड सर्च दी है। ठीक है, इसने मुझे इसकी जगह पे कोई कार नहीं दिखाई, कोई दूसरी चीज नहीं दिखाई, उसने सिर्फ काम की चीजें दिखाई हैं मुझे। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि दूसरी जो चीज यूजर को डेटाबेस के साथ कनेक्टेड रखती है, इसको इसका दूसरा पार्ट कहते हैं। उसके बाद कुछ एक्सप्लेनेशन है, उसको देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में उसने जो नेक्स्ट पॉइंट्स बताए हैं उनमें फर्स्ट पॉइंट है डाटा को मैनेज करना। इसमें बेसिकली उसका मतलब है कि किस तरह से डाटा को स्टोर किया जाता है, किस तरह से इसकी स्ट्रक्चर को मैनेज किया जाता है, किस तरह डाटा को डिलीट किया जा सकता है, जितने भी डाटा को मैनेजमेंट होती है, उसकी एक्सेस होती है, उसको वो डाटा, फर्स्ट पॉइंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। दूसरा जो यूजर एसोसिएटेड है, मतलब कि यूजर का मैंने आपको पहले भी ऊपर एक मिसाल दी है कि जो यूजर है वो किस तरह से डाटा को एक्सेस करता है, वो किस तरह से डाटा को डिजायर करता है, या फिर डेटाबेस मैनेजमेंट उसको मतलब सिक्योरिटी लगा देता है, मतलब कि इस चीज को आपने कैन नॉट परफॉर्म एनी ऑपरेशन विच इज नॉट अलाउ, यानी कि डेटाबेस अगर इजाजत नहीं देता तो यूजर उसको एक्सेस नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे एक चीज आपको गूगल पे या किसी सर्च में डेटाबेस ने अवेलेबल नहीं की तो आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। अगर कोई चीज आपको, मिसाल के तौर पे मैंने रिनाल्डो सर्च किया अभी ऊपर, तो आपको वही मिला, जो भी चीज आप सर्च करते हैं आपको रिलेटेड चीजें मिलती हैं। तो ये सारा जो है उसने यूजर एसोसिएशन विद की होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। उसके बाद
फर्दर इसके जो कुछ फ़ायदे हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के, कि कुछ फ़ायदे हैं जिनकी उसने नीचे लिस्ट बता दी है कि बिजनेस में या एंटरप्राइज में उसने बताया कि इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो हम इसको शॉर्ट क्वेश्चन और क्विज के लिहाज से ज़्यादा फोकस करेंगे। कि इसकी एक लिस्ट है जिसमें डाटा कंसिस्टेंसी, डाटा सिक्योरिटी, फास्टर डेवलपमेंट, फ्यू एप्लीकेशन, मतलब इकोनॉमी स्केल, बेटर कंकरेंसी कंट्रोल, बैकअप रिकवरी, ये सारे इसके फायदे हैं। ठीक है, उनमें से डाटा कंसिस्टेंसी है फर्स्ट पॉइंट, इसको समझ लेते हैं। कहता है कि डाटा कंसिस्टेंसी मीन द चेंज मेड डिफरेंट occurrence of the data should be controlled managed such a way that all occurrence have same value specific atom। उसके कहने का मतलब ये है कि डाटा का जो कि कंसिस्टेंसी है, इसको आप समझ लें कि ये कांस्टेंट है, डाटा को कांस्टेंट रखा जाता है। कि मिसाल के तौर पे अगर आप एक जगह पे चेंजिंग करते हैं तो उसकी वजह से जो डिजायर्ड डाटा है वो डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, वो कांस्टेंट रहना चाहिए। यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट इस चीज में आपको मतलब कि कंट्रोल फ्राहम करता है, मैनेजमेंट देता है। यहाँ पे आप समझिए कंट्रोल या मैनेजमेंट देता है कि अगर आप डाटा में कहीं पे भी चेंजिंग करते हैं तो उससे डाटा जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा या उसमें कोई खलल पैदा नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा, उसमें कंसिस्टेंसी रहेगी। उसकी कंट्रोल मैनेजमेंट आपके पास होती है स्पेसिफिक एटम की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये एक क्विज अक्सर आता है कि अगर डाटा इनकंसिस्टेंसी हो, मतलब कि अगर वो कंसिस्ट नहीं होता तो फिर क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर प्रॉब्लम आती है इंक्लूडिंग लॉस ऑफ द इंफॉर्मेशन, इनकरेक्ट रिजल्ट्स। यानी कि अगर डाटा आपका कंसिस्टेंस नहीं है तो फिर आपको इसके रिजल्ट में प्रॉब्लम, इसकी इंफॉर्मेशन में कंट्रोल, जो कि इसमें आपका कंट्रोल नहीं होता तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसकी ख़राब हो जाती हैं। उसके बाद है आपके पास बेटर डाटा सिक्योरिटी। इसमें जो डेटाबेस सिक्योरिटी होती है, इसमें बेसिकली जो हमारा डाटा होता है उसकी सिक्योरिटी आप समझ लें कि डेटाबेस की सिक्योरिटी, यानी कि आपने कौन सी चीज़ें डेटाबेस में सर्च की, डेटाबेस के अंदर क्या पड़ा हुआ है, उसका कंट्रोल क्या है, मतलब कि कोई हैकर उसको एक्सेस ना कर ले। तो इस चीज़ की जो सिक्योरिटी है डेटाबेस की, उसी को ही डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की सिक्योरिटी कहा जाता है। उसके बाद है फास्टर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। डेटाबेस एनवायरनमेंट अलाउस फास्टर एप्लीकेशन डेवलपमेंट, यानी कि डेटाबेस हमें एप्लीकेशन को डेवलप करने में फास्टर क्यों फ्राहम होता है। इसकी वजह ये होती है कि डेटाबेस में बहुत ज़्यादा नॉलेज आपका जो है फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए उसके पास सेव पड़ा होता है, जिसकी वजह से कोई नई एप्लीकेशन को डेवलप करना बहुत ज़्यादा आसान है। यहाँ पे उसने मेंशन किया है डाटा नीड फॉर द न्यू एप्लीकेशन ऑलरेडी रिसाइड्स इन डेटाबेस, क्योंकि हो सकता है कि उसमें ऑलरेडी डाटा उसमें मौजूद हो, जिस वजह से डाटा की डेवलपमेंट जो होती है, एप्लीकेशन की डेवलपमेंट होती है, वो ज़्यादा हमारे लिए फास्टर हो। और उसके बाद वो कहता है कि हो सकता है कि डाटा माइट नॉट ऑलरेडी, मतलब उसके पास डाटा बेस के अंदर कहता है कि हो सकता है कि ऑलरेडी डाटा मौजूद ना हो जिस एप्लीकेशन को हमने डेवलप करना है उससे रिलेटेड। तो फिर कहता है ड्राइव फ्रॉम डाटा प्रेजेंट इन द डाटाबेस। यहाँ फिर हमने डाटाबेस में जो है डाटा उसको ड्राइव करना है, इसके लिए हम स्कीमा का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में चेंजिंग करना और स्कीमा में चेंजिंग करना दोनों फर्दर अलग से टॉपिक्स हैं, और जिसकी वजह से इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लेक्चर बोरिंग हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा बोरिंग वाली बुक है, इसलिए इसको मैं मज़ीद एक्सप्लेन नहीं करूँगा। कहते हैं उसके बाद ये कुछ एग्जिस्टिंग डेटाबेस सिस्टम लेस एफर्ट्स रिक्वायर्ड टर्म, यही वो चीज़ उसने बयान भी की, आप इसको रीड कर लें। उसके बाद इकॉनमी स्केल, जो कि इकॉनमी में जो इसका क्या किरदार है उस पर बहस करता है। डेटाबेस सिस्टम डिजाइन टू शेयर द डाटा स्टोर्ड इन वन लोकेशन फॉर द मैनी डिफरेंट प्रोसेस। असल में इकॉनमी से मुराद जैसे कि हमारी इकॉनमी होती है, हमारा माशरा होता है, उसके अंदर हम चीज़ों का लेन देन करते हैं। इसी तरह से डाटा का भी वही प्रोसेस होता है कि इसको शेयर करना, स्टोर वन लोकेशन में, मतलब कि जो हमने डिज़ाइन किया है टू शेयर डाटा स्टोर इन वन लोकेशन में, जो हमारा डाटा है उसको शेयर करना है पूरी इकॉनमी में फॉर द मैनी डिफरेंट पर्पस, मुख्तलिफ मकासद के लिए। तो इस काम के लिए हमें डाटाबेस जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। यानी कि हम अपना यहाँ पे एक एग्जांपल ले लें कि हमें डाटा, एक एडमिशन डिपार्टमेंट के लिए एक डाटा की ज़रूरत है, ठीक है, हमें फिर मेंटेन अटेंडेंस के लिए एक डाटा का रिकॉर्ड चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, तो फिर हमने उसी डाटा को मुख्तलिफ जगहों पे शेयर करना है। तो इसके लिए हमारा ये पर्पज़ है
कि ये वाला जो पोर्शन और ये दोनों जो है ये सेम एक जैसे ही हैं। आप इकोनॉमी स्केल और बेटर कंकरेंसी दोनों को एक सेम समझ सकते हैं कि ये दोनों मल्टीपल एक्सेस के लिए होते हैं, कि आपको बार बार वो काम नहीं करना पड़ता। इकोनॉमी लेवल पे आप इसको शेयर करने की एक्सेस रख सकते हैं और ये हेल्प आपको मिलती है डेटाबेस से। जैसे कि ये भी यहाँ पे समझें कि वही सेम एग्जांपल है, वही सेम प्रोसेस है कि मल्टी यूजर, यहाँ पे मैंने कुछ गलत लिख दिया, मल्टी मल्टी ठीक है, सुभान अल्लाह हमारी इंग्लिश के। हाँ भाई, मल्टी यही था शायद, हाँ ठीक है, मल्टी यूजर एक्सेस कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे वो कहता है कि हमारा जो डेटाबेस पॉइंट्स, यानी कि मल्टी यूजर से मुराद ये है कि आप एक ही डाटा को डिफरेंट मतलब प्लेसेस पे इसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कंट्रोल एटीएम मशीन होती है, उसका जो विड्रॉ लेना होता है वो एक मेन डेटाबेस है। यहाँ पे देखिए मेन डेटाबेस वर्ल्ड वाइड पे वो कनेक्टेड होता है। आप कहीं पे भी किसी भी मुल्क पे अपने डेबिट कार्ड से पैसे निकलवा सकते हैं। उसकी वजह होती है कि डेटाबेस में इस तरह से उसकी एक्सेस दी होती है कि आप कहीं पे भी अपनी एटीएम मशीन से टर्मिनल से पैसे निकलवा सकते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि इसमें हेल्प कौन करता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये उसका कंकरेंसी या आपका जो स्केल है इकॉनमी, ये सारा डेटाबेस की वजह से है। उसके बाद बेटर बैकअप रिकवरी, यानी कि आपका जो डेटाबेस होने की वजह से आपकी कोई भी चीज़ मोबाइल से डिलीट हो जाती है, कोई तस्वीर, तो आपके डेटाबेस में वो सेव पड़ी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है इसको। वो कहता है कि वैल्यूएबल फॉर ऑर्गेनाइजेशन, लॉस ऑफ द सच ए वैल्यूएबल रिसोर्स, यानी कि कोई चीज़ आपकी लॉस हो जाती है, ह्यूज स्ट्रेटजीज आपकी कोई चीज़ डिलीट हो जाती है या कोई डाटा स्टोर होता है, वो उसकी वजह ये होती है कि वो डाटाबेस में स्टोर होता है। जैसे कि एक हार्ड डिस्क होती है, तो आपकी कोई चीज़ लॉस्ट हो जाती है तो वो आप उसका बैकअप ले सकते हो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की वजह से। उसके बाद बाकी ये कुछ आप रीड कीजिएगा और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसको रीड कीजिएगा। उसके बाद है आपका कॉस्ट इन्वॉल्व्ड, इसमें जो हमारी कॉस्ट लगती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, उसकी तरफ आते हैं। इसके अंदर जो आपकी कॉस्ट होती है, अखराजात तो होते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। तो जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि इस पूरे निज़ाम को चलाने के लिए जो अखराजात होते हैं उनकी बात करता है। कहता है सिस्टम डू हैव सम एडिशनल कॉस्ट, कुछ इसके अखराजात होते हैं विच गोइंग टू अडॉप्ट डेटाबेस। चार्जेस होते हैं इसमें, डिसएडवांटेजेस जिनको कहा जा सकता है, आप इसको कहते हैं दीज चार्जेस में आल्सो बी नाउन एज द डिसएडवांटेजेस ऑफ द डेटाबेस सिस्टम, ये एक उसने। उसके बाद कहता है टाइप ऑफ कॉस्ट, इसकी जो टाइप्स होती हैं कॉस्ट की वो डिफरेंट होती हैं, जैसे कि फाइनेंशियल कॉस्ट या इसको पर्सनल कॉस्ट या प्रोसेसिंग कॉस्ट, तो डिफरेंट कॉस्ट हैं जो कि डाटा को मैनेज रखने के लिए इन्वॉल्व होते हैं। उसमें उसने कुछ बताया कि एक हाई कॉस्ट है, एक कन्वर्जन कॉस्ट है। हाई कॉस्ट में वो कहता है कि डेटाबेस हैव द नंबर ऑफ द इनहेरिट चार्जेस व्हिच इज आर बोर्न बाय द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज गोइंग टू अडॉप्ट, मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आप गूगल, सिर्फ एक ही डेटाबेस नहीं है, बहुत ज़्यादा कंपनीज हैं जो कि डेटाबेस रन करवा रही हैं। तो हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट होती है, तो हर एक के अपने खर्चे होते हैं, हर एक की अपनी लागत होती है। हाई कॉस्ट इज वन ऑफ द दीज इनहेरिट चार्जेस, दिस इंक्लूड नीड टू स्पेशलाइजेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि उसके कहने का मतलब ये है कि जो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, डाटा को मैनेज करने के लिए जो हम हाईली सॉफ्टवेयर जिनकी हमें डिमांड होती है, उन सॉफ्टवेयर की वो बात करता है। कहता है वो सबसे हाईली कॉस्टेड होते हैं, ठीक है। उसमें मतलब कि एडिशनल स्पेशलाइजेशन, हार्डवेयर बहुत खास किस्म की, आम हार्ड ड्राइव नहीं होती, हमारी डिस्क नहीं होती, मेमोरी कार्ड नहीं होता, एक खास किस्म की टेक्निकल हार्ड ड्राइव होती है, या फिर एक क्वालिफाइड स्टाफ होता है, रिक्वायरमेंट्स होती हैं और जो कि इसको अडॉप्ट करते हैं। दीज रिक्वायरमेंट नीड्स टू ऑर्गेनाइजेशन टू इन्वेस्ट हैंडसम अमाउंट, यानी कि जितना भी स्टाफ होता है जो उन्होंने वर्कर रखे होते हैं, ये आम पर्सन नहीं होता, खास किस्म के सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है इनको रन कर रहे होते हैं और जिनकी एक अच्छी खासी सैलरी होती है। तो ये एक हाई कॉस्ट होती है। उसके बाद एक कन्वर्जन कॉस्ट होती है कि एक आप चीज में किसी में वंस ऑर्गेनाइजेशन हैड डिसाइड टू अडॉप्ट द डेटाबेस सिस्टम फॉर इट्स ऑपरेशन, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपने किसी मकसद को करने के लिए डेटाबेस बनाने का या अडॉप्ट करने का अगर प्लान किया है, इट इज नॉट ओनली मतलब कि फाइनेंस टेक्निकल मेन पावर विच इज रिक्वायर्ड फॉर स्विचिंग, यानी कि वो कहता है कि ये कोई मेन पावर की तरह नहीं कि आप इसको स्विच कर दें और ये आपकी तरफ लॉगिन हो जाएगा, नहीं। इसमें बहुत सारा कन्वर्जन करनी पड़ती है, एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में इसको कन्वर्ट करना पड़ता है, कन्वर्जेशन करनी पड़ती है। तो इसके लिए एक्सपर्ट लोगों की ज़रूरत होती है जो कि इस काम में माहिर होते हैं।
तो ये भी एक कन्वर्जन कॉस्ट कहलाती है। उसके बाद कहता है रिकवरी, मतलब कि जैसा कि आपके पास कोई डाटा आपका लॉस होता है, जैसे ऊपर हमने पढ़ा कि रिकवरी प्रोसीजर जो होते हैं कि किसी का कोई डाटा खराब हो गया या किसी को मसला हो गया या डिजास्टर हो गया, तो इसके लिए वो कहता है कि हमने इसके लिए टेक्निकल लोग रखे होते हैं, प्रोफेशनल स्किल होते हैं जिनके, ठीक है। ये सारे आपके क्विज हैं, इसको जरा कलर चेंज कर देते हैं। सबके प्रोफेशनल स्किल्स होते हैं, ठीक है। ये प्रोफेशनल स्किल्स होते हैं, परफॉर्म करते हैं परफेक्ट रिकवरी डेटाबेस के, तो इनके लिए अखराजात होते हैं, इनकी एक हैंडसम सैलरी होती है, तो ये सारे अखराजात इसी के हिस्से में आते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी जो इम्पोर्टेंस है अब उसकी बात करता है। रिसोर्सिंग में डाटा रिसोर्सिंग वो कहता है कि सबसे पहले रिसोर्सिंग हमें पता होना चाहिए कि रिसोर्सिंग क्या होता है। रिसोर्सिंग का मतलब होता है सपोर्ट, हेल्पिंग, जो कि आपके मावन होते हैं, मददगार होते हैं। उसने यहाँ पे बोला भी है रिसोर्सिंग इज एनीथिंग व्हिच इज वैल्यूएबल फॉर ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी इदारे के लिए हर एक चीज उसका रिसोर्स होती है, रिसोर्सिंग होती है, यानी कि उसकी हेल्पिंग होती है, सपोर्टिंग होती है। रिसोर्सिंग फॉर एग्जांपल बिल्डिंग्स, फर्नीचर, गाड़ियां, स्टाफ, मैनेजर, यानी कि जिसको मैनेजर्स हम कहते हैं, ठीक है। मेरे दादा अबू मैनेजर कहा करते थे, तुम मैनेजर बनोगे, देखो मैं क्या बन गया, आप लोगों का टीचर। स्टाफ एंड मशीनरीज एटसेट्रा, तमाम चीजें जो होती हैं वो रिसोर्सिंग होती है, जो कि मददगार साबित होती है किसी भी चीज के लिए। तो वो यहाँ पे कहते हैं कि ऑल दीज रिसोर्सेज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड आर कंज्यूम्ड वेरी मच केयरफुली टू गेट द फुल बेनिफिट। मतलब कि इन चीजों से मुकम्मल फायदा कैसे हासिल करना है, ये एक टेक्निक होती है, ये एक कंज्यूम होता है आपका कि आप इनसे कैसे फायदा हासिल करते हैं। डाटा इन सेम वे इज वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। इसी वे में वो कहता है कि डाटा भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, जो कि हमें माशरे के अंदर या कहीं पे, आप इसकी सिंपल सी एग्जांपल ले लें। उसने आगे पूछा भी है व्हाई वी कॉल डाटा एज अ रिसोर्स। उसकी वजह यह है कि फर्ज कर लें कि एक आजकल इंटेलिजेंस है, किसी का डाटा निकाल लिया जाता है, रिकॉर्ड निकाल लिया जाता है, कोई पुलिस केस हो जाता है, पुलिस डाटा निकलवा लेती है, सारा रिकॉर्ड होता है, उसकी वजह से हमें काफी हेल्प मिलती है, चोर पकड़ा जाता है, ठीक है। और ये अगर यहाँ पे डाटा नहीं होता डाटाबेस के अंदर तो रिकॉर्ड नहीं मिलता। तो अगर ये रिकॉर्ड दे रहा है, ये डाटा है, तो फिर ये मावन तो साबित हुआ ना, मददगार, तो इसलिए ये एक रिसोर्स है, ठीक है। डाटा इज ट्रूली कंसिडर्ड रिसोर्स बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन टू मेक द प्रॉपर डिसीजन प्रॉपर टाइम टू ओनली डाटा। मतलब जब इसकी एग्जैक्ट जरूरत होती है, कोई केस चल रहा है, जज साहब कहते हैं भाई इसका रिकॉर्ड लेके आओ, वकील ले आते हैं, एग्जैक्ट जब जरूरत होती है तो फिर ये डाटा हमें मदद प्रोवाइड करता है, इसलिए ये रिसोर्स है। अगर वो कहता है ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट मेक द गुड एंड द इफेक्टिव डिसीजन इफ द रिक्वायर्ड डाटा इज नॉट अवेलेबल इन द टाइम और द करेक्ट एंड डिजायर्ड फॉर्मेट। अगर वो कहता है कि आपको जरूरत के मुताबिक डाटा नहीं मिलता, जब टाइम है तब नहीं मिलता, तो फिर ये किसी काम का नहीं, फिर ये रिसोर्स नहीं है। तो इसलिए ये टाइम पे हमें मिल जाता है, इसलिए ये डाटाबेस में मौजूद होता है, तो फिर ये मिल जाता है। आगे है लेवल ऑफ डाटा। यहाँ पे रियल वर्ल्ड डाटा है, मतलब कि हकीकी दुनिया के अंदर, मतलब क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या इनके मामलात हैं, ये आप खुद पढ़ ले, बहुत ज्यादा इजी है। उसके बाद कुछ मेटा डाटा आगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। जो मेटा डाटा है मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा खूबसूरत और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन या क्विज जरूर बनता है, शायद आपको ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए। ये वाली लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कहते हैं कि रिलेटेड टू द एंटिटी, मतलब एंटिटी कोई शनाख्त, कोई भी चीज या कोई ऑब्जेक्ट जो कि रियल वर्ल्ड में दुनिया में पाया जाता है, उसको जो चीज डिफाइन करती है और जो उसको मतलब कि उसकी एक्सप्लेनेशन करती है, वो जो डाटा होता है उसको जो उसको डाटाबेस के अंदर हम मेटा डाटा का नाम देते हैं। दिस इज कॉल्ड मेटा डाटा, ठीक है। मेटा डाटा इज आल्सो नोन एज द स्कीमा फॉर द रियल वर्ल्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्विज है। उसके बाद यहाँ पे मिसाल के तौर पे कि एक नाम है, ठीक है, एक करदार है, यानी कि उसकी एक टाइप है, 25 करदार हैं, साइज है, फील्ड है, मतलब कि उसकी एक एज है, उसकी एक टाइप है, उसके बाइट्स हैं, उसका साइज है, अल्फा न्यूमेरिक है, कौन सा वाला ये डाटा है, जो चीज मुकम्मल तफसील देती है उसको मेटा डाटा कहते हैं, ठीक है। और बाकी ये आप खुद देखिएगा, ये आपको बहुत लंबा और बोरिंग है। जैसे कि हम ये देखिए, यहाँ पे कोई एंटिटी है, उस पे उसका जो एट्रीब्यूट या बिहेवियर है, यानी कि एट्रीब्यूट उसका जो करदार है, स्टूडेंट, क्लास, उसका जो नाम है, एग्जाम्पल है इसकी, तो ये रियल वर्ल्ड का डाटा होता है। मेटा डाटा क्या होता है? रिकॉर्ड,
डाटा की एटम कौन सी है, स्टूडेंट का रिकॉर्ड क्या है, उसकी टाइप कौन सी है, तो ये मेटा डाटा है क्योंकि मुकम्मल इन्फॉर्मेशन तफसील है। ठीक है, इसको मेटा डाटा कहते हैं। बाकी आप इसको खुद देखिएगा, बहुत ज़्यादा लंबा, बोरिंग, और बाकी ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे नज़र नहीं आ रही। आप इसको कंप्लीट कीजिएगा, स्कीमा डिज़ाइन, उस बाकी चीज़ें आप खुद देखिएगा। आई होप सो दैट कि आपको ये लेक्चर अच्छा और प्लस बोरिंग लगा होगा, और लेक्चर को नेक्स्ट सपोर्ट करते रहें। यहाँ पे कुछ ये इंपॉर्टेंट चीज़ें इनको देख लीजिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।